पाकिस्तान की तारीख में कुछ खानदान ऐसे हैं जो हर दौर में इक़्तिदार के अंदर रहे, कभी अदालतों में, कभी ब्यूरोक्रेसी में, कभी पुलिस की वर्दी में, मगर नाम हमेशा एक ही रहा, खोसा खानदान। दो 2007 में बलूचिस्तान के आईजी पुलिस थे तारिक खोसा। उनके एक भाई आला अदालत में जज थे, दूसरे भाई नासिर खोसा मुल्क के ताकतवर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में से एक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तक के ओहदों पर फाइज रहे। यानी अदालत भी इन्हीं के पास, इंतजामिया भी इन्हीं के हाथ में और पुलिस भी इन्हीं के कंट्रोल। लेकिन सवाल यह है कि जब सब कुछ एक ही खानदान के कब्जे में था तो बलोच अवाम को क्या मिला? इसी दौरान बलूचिस्तान में बम धमाके रुके नहीं, टारगेट किलिंग बढ़ती गई और अलहदगी पसंद गिरोह खुलेआम कार्रवाइयां करते रहे। तारिक खोसा ने बड़े दावे किए कि हमने दहशतगर्द पकड़ लिए, सूबे को महफूज बना देंगे, मगर हकीकत ये थी कि हकीकत बदली नहीं। वजीर आला के मुशीर अब्दुल रज़ाक बुगटी दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए, फौजी और सिविलियन अहलकार निशाना बनते रहे, खोसा खानदान मगर महफूज रहा। तनख्वाहें, मराआत, सरकारी रिहाइश, सब कुछ जारी रहा। रियासत खून देती रही मगर ये खानदान हमेशा फायदे में रहा। ये वही खानदान है जो आज सरदारों पर उंगलियां उठाता है, लेकिन हकीकत यह है ये खुद भी सिविल सरदार से कम नहीं। ताकत भी ली, मराआत भी, मगर बलूचिस्तान के आवाम को ना अमन दिया और ना ही सहूलत। जो आ जाते हैं वो अपने जेब भरते और चले जाते हैं। एक 12 तक नहीं लगाया। हम बुनियादी तालीम से महरूम है। 40-45 साल से उन्होंने या कोई एक स्कूल तक नहीं बनाया। वक्त गुजरा, खोसा साहब रिटायर हुए और आज वो बड़े एतमाद से ये सवाल करते हैं कि बलूचिस्तान में फौज और एफसी क्यों है। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो खुद आईजी थे तब वो सबसे बेहतर जानते थे कि पुलिस अकेली ये बोझ नहीं उठा सकती। इसीलिए रियासत ने फौज और एफसी को तैनात किया। खोसा साहब आज वही हकीकत भूल जाना चाहते हैं। The bureaucracy was having heyday, the political agents and lots of vested interests. अब वो निजी अखबार में कॉलम लिखते हैं, बलूचिस्तान को जहन्नम करार देते हैं, मिसिंग पर्सन्स कमीशन को नाकाम कहते हैं, रियासती इदारों पर उंगलियां उठाते हैं। लेकिन सच यह है कि मिसिंग पर्सन्स कमीशन अपनी जगह काम करता रहा। रियासत ने प्लेटफॉर्म्स दिए, दरवाजे खोले, कुर्बानियां दी। नाकामी कमीशन या रियासत की नहीं थी, नाकामी उन हाथों की थी जो बरसों ताकत में रहकर भी कुछ ना कर सके, और उन्हीं में एक नाम था तारिक खोसा। अब खोसा साहब खुलकर उन्हीं रियासती कामों पर तनकीद कर रहे हैं कि जिनके दौरान कभी वो खुद साहिब इख्तियार हुआ करते थे। सवाल ये उठता है कि जब वो खुद बलूचिस्तान के आईजी और बादज़ा वफाकी तहकीकाती एजेंसी के सरबराह थे तो उन्होंने इक़दाम क्यों नहीं किए? जब इख्तियार उनके पास था तो वो खामोश क्यों रहे? आज वो जिन मसाइल, मसलन जबरी गुमशुदगियाँ, रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल, आवाम से बेगानगी पर कलम उठा रहे हैं, तो माजी में उनके तदारुक के लिए इन्होंने क्यों कोई कोशिश ना की? इस तज़ाद पर उनकी गिरफ्त होना लाजिम है कि इख्तियार के ज़माने में खामोशी और रिटायरमेंट के बाद तनकीद का शोर आखिर क्यों? आज वो बलोच यकजहती कमेटी के बयानिए के करीब दिखाई देते हैं, अपने कॉलम्स में उन्हीं नारों को दोहराते हैं, महरंग बलोच के करीब नजर आते हैं और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे गिरोहों के लिए नरम गोशा रखते हैं। यही वजह है कि उन पर सवाल उठता है, क्या ये बलोच अवाम के खैरख्वाह हैं या सिर्फ बागी बयानियों के हमनवा? खोसा खानदान हमेशा रियासत के वसाइल और इक़्तिदार से मुस्तफ़ीद होता रहा, मगर आम बलोच शहरी महरूम ही रहा। यही तज़ाद है, इख्तियार के वक्त खामोशी और रिटायरमेंट के बाद तनकीद। बलूचिस्तान आज भी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। रियासत और इदारों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों जवान शहीद हुए, आवाम ने भी कीमत चुकाई, लेकिन खोसा साहब जैसे लोग हमेशा ही फायदा उठाते रहे। असल सवाल यही है कि तारिक खोसा साहब, क्या आप वाकई इस्लाह चाहते हैं
یا یہ سب کچھ صرف اس نظام سے مزید فائدہ لینے کا ایک نیا طریقہ ہے؟